नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की आंधी में भारतीय जनता पार्टी का फूल उड़ गया है। जो एमसीडी के इलेक्शन हुए हैं उसमें भारी बहुमत के साथ जो शहर की सरकार है वो आम आदमी पार्टी ने बनाई है। कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया ही माना जा सकता है, अन्य के खाते में भी बहुत ज्यादा सीटें गई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि 15 सालों से यहां पर थी वो हार गई है। क्यों हारी है, इस पर चर्चा करेंगे। सुकेश रंजन जी हमारे बीच है। सुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण आपको एमसीडी इलेक्शन में क्या नजर आता है? देखिए, पहले तो आंधी चल रही है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। इसको आंधी नहीं कहते हैं। बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट, बहुत कीनली कॉन्टेस्टेड मैच था जिसमें आम आदमी पार्टी जीती है। 15 सालों का कुशासन कहिए, और उसमें बहुत कुछ हमने देखा भी। उसमें भ्रष्टाचार भी था, उसमें कूड़े का भी मुद्दा था, उसमें सब कुछ था। तो जो आम आदमी पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी ऑन द फेस, आपको ये न कहे आम आदमी पार्टी कि हम वो जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं रहे हैं, लेकिन वो अंदर अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे कि आखिर हम इतने नैरो मार्जिन से कैसे जीत रहे हैं या क्यों जीते हैं। हमारी ये जीत बड़ी होनी चाहिए थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जीत छोटी हो या बड़ी, 2017 में बीजेपी 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई थी। गुजरात में 99 सीटें थी, लेकिन वो जीत थी उनके लिए। तो कोई भी जीत होती है। अब अरविंद केजरीवाल एमसीडी पे भी काबिज हैं, दिल्ली सरकार पे भी काबिज हैं, और दिल्ली में दूसरी बार 3 लेयर का दिल्ली में अगर चुनाव होता है, वो पहला म्यूनिसिपल चुनाव हो, दूसरा असेंबली का चुनाव हो और तीसरा पार्लियामेंट का चुनाव हो, तो 2 लेवल पे उन्होंने बीजेपी को हरा दिया है। उन पे सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि जहां कांग्रेस पार्टी होती है वहां उस फोरे में जाते हैं, वहां वो कांग्रेस पार्टी को परास्त कर देते हैं, बीजेपी को वो परास्त नहीं कर पाते। तो अभी तक तो विधानसभा में था, इस बार एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को हरा के उन्होंने अंडरलाइन किया है कि वो बीजेपी से लड़ सकते हैं। ऐसे ही लड़ने वो गुजरात में गए हैं। गुजरात के नतीजे बताएंगे कि गुजरात में वो कहाँ हैं, लेकिन गुजरात के नतीजे सिर्फ सीट्स के आधार पर नहीं होंगे। गुजरात में वोट्स कितने मिलते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, देखने वाली बात होगी। सही तौर पे वो पहली बार गुजरात में चुनाव लड़े हैं। पिछले इसके पहले लड़े थे, लेकिन दैट वाज हार्डली एन इलेक्शन फॉर देम। इस बार वो चुनाव लड़े हैं, बहुत ताकत के साथ लड़े हैं, और वो वेग कितना काम आता है, नतीजों में कितना परिलक्षित होता है, ये देखना भी बाकी है। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, कई टेक अवेज हैं मेरे हिसाब से। पहला कि दिल्ली में अब पूर्ण रूप से अरविंद केजरीवाल का शासन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब वो टोपी ट्रांसफर नहीं कर सकते कि एमसीडी में उनकी सरकार है जी, अब हम क्या कर सकते। तो अब उन्हें ये करके बताना होगा। दिल्ली में शायद उन्होंने करके दिखाया है कि उनको दूसरी बार चुन के दिया था, और उसी मैसिव मैंडेट के साथ लोगों ने चुन के दिया था। तो उनके लिए एक चुनौती भी है, परफॉर्म करने का एक बड़ा उनके सामने टास्क भी है जिसको करके निभाना होगा। दूसरा जो टेक अवे है कि अगर वोट परसेंट के हिसाब से देखें, मतलब बहुत अर्ली होगा अभी, शायद थोड़ी देर के बाद और साफ साफ पता लग सकेगा, लेकिन जो फौरी तौर पे समझ में आता है कि बीजेपी अपना वोट बैंक बचाने में कामयाब हो गई है। और आम आदमी का वोट बैंक, अगर आप विधानसभा से तुलना करें तो आम आदमी का वोट प्रतिशत कम हुआ है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन का होगा। ये भी टेक अवे है कि क्या जो ये सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन वो टो कर रहे हैं, क्या वो लक्ष्मी गणेश को बीच में लेके आ गए कि नोट पे लक्ष्मी गणेश होना चाहिए, क्या ये सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन उनको पे नहीं कर रही है? कई इलाके ऐसे हैं जहां वो अपनी जीत के लिए सुनिश्चित होंगे, वो इलाके वो हार गए हैं। वो मुस्लिम बेल्ट थे, तो क्या मुस्लिम्स जो कई जगह बहुत डेंस पॉपुलेशन में है, डेंसली पॉपुलेटेड है दिल्ली में, वो उनकी क्या बेरुखी हो रही है आम आदमी पार्टी से? क्या वो कांग्रेस की तरफ वापस लौट रहे हैं? क्योंकि अब वोट परसेंट के हिसाब से अगर देखें तो फिर मैं पिछले विधानसभा चुनाव से और इस एमसीडी के चुनाव में नंबर्स हो सकते हैं, सीट के नंबर्स हो सकता है कांग्रेस के कम हैं, लेकिन क्या उनके जो ट्रेडिशनल वोट थे वो क्या कांग्रेस लेने में कामयाब हो पा रही है? क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा, सत्येंद्र जैन अपनी वार्ड की 3 सीटें हार गए हैं, तो क्या जो हालिया एक नैरेटिव देने की कोशिश की गई, जो वीडियो आए, जो लगातार भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगा रही है, उनको उसी रंग में पेंट करने के लिए कि आप भ्रष्टाचारी हैं,
सिसोदिया जी की जो सीटें थी उसमें 3 वो भी बिल्कुल वो भी हारे हैं। जो उनके कैलाश गहलोत मंत्री है वहां भी 4 में 3 में बीजेपी जीत गई है। तो जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वहां वो सीटें हारे हैं। तो क्या इसको इस लिहाज से देखा जाए कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा बनाने में बीजेपी धीरे धीरे वो नैरेटिव गढ़ने में कामयाब हो रही है क्या? ये एक चिंता का विषय होगा आम आदमी पार्टी के लिए, जिसपे वो सोचेगी। वो बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो कोर्स करेक्शन करना जानते हैं, लेकिन क्या वो इस डिजीज को पहचानेंगे? सबसे पहली बात यह है, कोर्स करेक्शन तब आप कर सकते हैं जब आप डिजीज को पहचानते हैं। कई बार कांग्रेस पे आरोप यह लगता है कि वो डिजीज पहचान ही नहीं पा रही है, इसलिए कोर्स करेक्शन नहीं कर पा रही। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसकी तरफ आम आदमी पार्टी का ध्यान आकृष्ट होगा इन नतीजों के बाद। अभी तो वो उस खुमारी में होंगे कि हमने 15 साल बीजेपी सत्ता में थी, लड्डू बट रहे हैं अब तो। हाँ, तो अभी तो लड्डू बटेंगे, लेकिन बीजेपी की जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, बीजेपी को खुद को लग रहा था कि हम शायद बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक वो नैरेटिव बना के हो, चाहे जैसे भी हो, अपने संगठन के लिहाज से हो, अपनी ताकत के लिहाज से हो, वो एक 24/7 वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह काम करते हैं, चाहे उसका प्रभाव हो, जैसे भी हो, उन्होंने किसी तरीके से अपनी इज्जत बचा ली है। वो 100 से ऊपर आंकड़े में आ गए हैं। तो ये उनकी उस तरीके की हार नहीं मानी जाएगी मेरे हिसाब से, जैसा वो एप्रीहेंड कर रहे थे। बीजेपी हार के भी एक तरह से जीत रही है, लेकिन जीत तो आम आदमी पार्टी की है। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक और दावा किया जा रहा है मेयर को लेकर, वो क्या गुणागणित बैठा रहे हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं उसको? नहीं, मुझे लगता है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, इतनी आसान नहीं है। देखिए, इसमें एक चीज वो लोग इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, इसमें व्हिप भी लागू नहीं होता है, जो मेरी जानकारी है। तो चूंकि अंतरात्मा की आवाज पे वोट देना है, तो वो अंतरात्मा की आवाज कई बार जो है वो मैनिपुलेशन की आवाज में बदल जाता है, कई बार वो नोट की आवाज में बदल जाता है। तो जैसे कई राज्यों की सरकारें बदल चुकी हैं, चली गई हैं। और हाल के ऑफ लेट बीजेपी के बारे में ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि बाय हुक और बाय क्रुक वो सत्ता हासिल कर लेते हैं। ये बहुत ही ब्लेटेंट होगा ऐसा करना। अगर आम आदमी पार्टी 125 के नीचे होती और उसके बाद वो मैनेज कर ले जाते, तो शायद ये सीधा होता कि किसी के पास नंबर्स नहीं थे, बीजेपी के पास लोग आ गए। अब चूंकि आम आदमी पार्टी के पास नंबर्स हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि दे विल वेंचर इनटू इट कि आम आदमी पार्टी के पास नंबर्स हैं लेकिन उसके बाद भी हम तोड़फोड़ करके मेयर अपना बना लें। मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगता, लेकिन राजनीति में कोई चीज फाइनलिटी के साथ नहीं कही जा सकती। तो हो सकता है हो भी जाए, लेकिन वो होगा तो हम सबको मालूम होगा कि किस आधार पे होगा, क्योंकि नंबर्स अभी उनके पास नहीं है। नंबर्स कैसे अपने पक्ष में किया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है राजनीति में। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो टास्क रहेगा या फिर आने के बाद जिम्मेदारी रहेगी, वो आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में कूड़े का ढेर हो, यहाँ की वायु गुणवत्ता हो, ये सब चीज़ें रहेंगी जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। उनकी सरकार है, अब वो पीछे नहीं हट सकते, ये नहीं कह सकते कि केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये टोपी ट्रांसफर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एमसीडी के पास अपने स्कूल हैं, एमसीडी के पास अपने हॉस्पिटल्स हैं। अभी तक आरोप ये लग रहा था कि स्कूल अच्छे हालत में नहीं है। दिल्ली सरकार के स्कूल देखो और एमसीडी के स्कूल देखो, साफ अंतर पता लगेगा। तो क्या स्कूल की गुणवत्ता में कुछ सुधार ला पाते हैं? क्या हॉस्पिटल की गुणवत्ता सुधार पाते हैं? क्या सड़क जो टूटी फूटी है दिल्ली के कई इलाकों में, क्या उसमें जो एक बिल्कुल देखने लायक चेंज होता है, परसेप्टिबल चेंज, जिसको आप देख के कह सकते हैं कि हाँ, ये इस पार्टी ने आने के बाद काम शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कूड़ा बना था, कि कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया है दिल्ली में भाजपा की सरकार ने एमसीडी में। तो ये चुनौती होगी कि क्या वो तमाम मुद्दे जिस पे वो बीजेपी को आड़े हाथों लेते थे, उस पे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, और वो शेप करेगी आने वाली दिल्ली की राजनीति कि अगर वो यहां कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं तो फिर वो 2024 में अपना कुछ रोल देखेंगे। हालांकि 2024 का चुनाव या कोई भी आम चुनाव जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके का होगा, और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि पंजाब में जीत के बाद ही और गुजरात में एक तरीके से वेंचर करने के बाद से ही ये कहा जाने लगा आम आदमी पार्टी की तरफ से कि 2024 का चुनाव जो है वो मोदी के गवर्नेंस और केजरीवाल के स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के बीच होने वाला है। और सीधी टक्कर अगर किसी के बीच होगी तो वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से होगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अगर गुजरात में कल 6% से ज़्यादा वोट लेकर आती है सीटें, चाहे उनकी कम भी हो,
तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये 3 राष्ट्रीय पार्टियां हो जाएंगी जिनकी एक से ज़्यादा राज्यों में सरकार होगी। तो ऐसे में उनकी इच्छा अब ग्रेजुएट करके आगे की राजनीति करने की है, जिसमें दिल्ली एक बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो हर जगह दिल्ली की ही बात करते हैं कि दिल्ली का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, जो केजरीवाल स्कूल ऑफ गवर्नेंस है, वही पंजाब में चलेगा। और इसी की वजह से पंजाब में, इसकी गारंटी देने की वजह से पंजाब में जीत मिली है। और यही परफॉर्मेंस हम गुजरात में करके दिखाएंगे अगर हमको सत्ता में जनता चुनती है। नहीं भी चुने तो उन्होंने मॉडल वही रखा है अपना सामने की। दिल्ली में जैसे हमने बिजली फ्री किया है, पानी फ्री किया है, स्कूल ठीक किया है, अस्पताल ठीक किए हैं, तो इस आधार पे जनता उनको चुने। तो इस नैरेटिव को वो आगे ले जाना चाहेंगे। लेकिन क्या वो एक सॉलिड आइडियोलॉजिकल ग्राउंड जो होता है, फर्म आइडियोलॉजिकल ग्राउंड जो होता है, क्या उस पर टिके रहते हैं या वो फ्लिप फ्लॉप होता है? वो फ्लिप फ्लॉप जो है वो शायद उनको पे करने की बजाय, जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगाना और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करना, क्या वो पे करने के बजाय वो बीजेपी की पिच पे खेलने चले गए इसलिए नुकसान हो गया क्या? इस पे बहुत गुणागणित करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि वो हिंदुत्व कार्ड बीजेपी अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को नुकसान कर रहा है या फायदा पहुंचा रहा है। कांग्रेस को किस तरह से देख रहे हैं? एक दौर शीला दीक्षित का, कांग्रेस का, और अब हालत यह है कि 250 में से 10 सीटें भी नहीं जीती गई, कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट गई। देखिए, कांग्रेस पता नहीं, बाकी सब जगह तो इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है क्योंकि वो मुख्य विपक्षी दल है और उसको मजबूत होना चाहिए, वो लोकतंत्र को मजबूत करता है। कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो वो ऑन टोज रख पाएगी सरकार को, ऐसा मान के चला जाता है कि विपक्ष मजबूत होता है तो सरकारों को लगाम लगा के रखने में कामयाबी होती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना ग्राउंड छोड़ दिया है, जिस तरीके से कांग्रेस बेमन से लड़ने की को दिखती है, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, कांग्रेस उस तरीके से लड़ती हुई नहीं दिखी। अरविंद केजरीवाल का कोई संगठन 6 महीने पहले तक वहां नहीं था, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां लड़ने चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल मजबूती से लड़ते दिखाई देते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जब शीला दीक्षित एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थी, बहुत पॉपुलर मानी जाती थी, उस समय उन्होंने शीला दीक्षित को हेड ऑन लिया। उस समय उन्होंने नरेंद्र मोदी को बनारस में हेड ऑन लिया। वो भले चुनाव वहां हार गए, लेकिन शीला दीक्षित को उन्होंने हरा दिया। तो ऐसे करके आप एक डायनेमिक प्रोसेस में होते हो और अपने काडर को आप एनर्जाइज करके रखते हैं कि हमारा काडर जो है। यहाँ पे जीतना हारना मैटर नहीं करता है अरविंद केजरीवाल का, मैटर ये करता है कि वो अपनी कितनी जगह बना पाए, स्पेस बना पाते हैं या नहीं बना पाते। जिस जील के साथ वो लड़ने जा रहे हैं वो उनके कार्यकर्ताओं को ताकत देता है। हाँ। और उनकी पार्टी ग्रो कर रही है, स्वेल कर रही है, और इसलिए कई बार मुझे लगता है कि वो विचलन भी आता है कि ये हमें पे कर रहा है, चलिए इसी रास्ते पे चलते हैं। कांग्रेस पार्टी में ये दिखाई दे रहा है कि वो रिलक्टेंस है, वो रिलक्टेंट दिखाई दे रहे हैं, वो चुनाव ताकत से नहीं लड़ पा रहे हैं, वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि भारतीय इतिहास में इतनी बड़ी यात्रा किसी ने निकाली हो। उसमें काफी भीड़ भी हो रही है, उनको लोगों का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। 2500 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं, 7 राज्य कवर 3500 किलोमीटर चलना है और उसके बाद भी ये यात्रा जारी रहेगी। ये एक चरण है यात्रा का, उसके बाद भी जारी रहेगी। साउथ टू नॉर्थ थी, अब जो है उल्टा चलेगा, ऐसा सुनने में आया है। उसकी प्लानिंग शायद हो रही है, लेकिन प्लानिंग चुनाव लड़ने की भी होनी चाहिए। हाँ। राजनीति में सत्ता में बने रह के ही आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप सामाजिक कार्य में नहीं लगे, आप सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, आपकी एक राजनीतिक पार्टी है और आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो कम से कम आप चुनाव में भी एक्टिव नजर आए। सबसे ज्यादा आलोचना इसी बात की होती है कि आप एनजीओ नहीं चला रहे हैं। हाँ। आप ऑनस्लॉट उस पार्टी का झेल रहे हैं जो राइट विंग पॉलिटी, राइट विंग आइडियोलॉजी को पूरे देश में फैलाने में लगी है। तो उस पार्टी का ऑनस्लॉट जब आप झेलते हैं, और एक ऐसी पार्टी जो ज्यादातर समय पे सत्ता में रही हो, शायद विपक्ष की तरह बिहेव करने का, विपक्ष में रह के लड़ने का जो मादा बीजेपी में था, क्योंकि वो बहुत दिनों तक विपक्ष में रही, वो लड़ती रही सड़कों पे और उसके बाद उसको सत्ता मिली है। कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों तक सत्ता की पार्टी रही, वो विपक्ष की पार्टी नहीं रही है, तो विपक्ष वाले फ्रेम में नहीं आ पा रही है। और इस दौरान उसको एक ऐसी पार्टी से सामना करना पड़ गया है, एक ऐसे व्यक्ति से सामना करना पड़ गया नरेंद्र मोदी से, जो इमेंसली भी आज की तारीख में पॉपुलर है। और उनकी पॉपुलैरिटी एक तरफ, एक राइट विंग आइडियोलॉजी जो है, राइट विंग पॉलिटी जो है, वो उसका भी समय है, वो भी चल रहा है। उसको काउंटर करने के लिए ना आपके पास अगर चेहरे होंगे और ना आपके पास अगर नीति होगी और प्लानिंग होगी, तब आप कमजोर दिखोगे। कांग्रेस उसी कमजोरी का शिकार दिखती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुकेश जी जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए आखिर चला क्या, एमसीडी इलेक्शन में हुआ क्या।
तो आम आदमी पार्टी ने शहर में अपनी सरकार बना ली है, भारतीय जनता पार्टी टक्कर में रही है, कांग्रेस पूरी तरीके से धराशायी होती हुई नजर आई है। 10 सीटें भी नहीं जीती गई, 9 सीटों पर सिमट गई, अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। लेकिन हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्यों हारी? आम आदमी पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।